Good morning students. Today's topic for class 11th. Subject business study. आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा प्रेफरेंस शेयर जिसने परचेज किए, जिसने प्रेफरेंस शेयर में रुपया इन्वेस्ट किया उसको क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन है और कंपनी को क्या एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके रुपया लेने पर, क्या उसकी लिमिटेशन है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। टुडेज टॉपिक एडवांटेज टू इन्वेस्टर एंड लिमिटेशन टू इन्वेस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सेम हेयर, एडवांटेज टू कंपनी एंड लिमिटेशन टू कंपनी फॉर इश्यू ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? पैसा। अब कंपनी को फाइनेंस कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है? जहां पे कंपनी को रुपया 10 और मोर देन 10 ईयर के लिए रिक्वायरमेंट हो। किस पर्पज के लिए? बिजनेस के लिए, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एक्सेट्रा परचेज करने के लिए। सेकंड हमारा क्या था बेटा? मीडियम टर्म, जब कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो 1 to 10 ईयर के बीच में। और किस चीज के पर्पज के लिए बेटा? कोई एसेट रिप्लेस करनी हो या लार्ज स्केल पे एडवर्टीजमेंट करनी हो। और डे बाय डे को एक्सपेंस के पूरे करने के लिए जब कंपनी को विद इन 1 ईयर के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ ए फाइनेंस। कंपनी को लंबे टाइम के लिए रुपए चाहिए, भाई हमने 10 या उसे अधिक साल के लिए किसी से रुपए उठाने हैं, तो कंपनी क्या बेच के लॉन्ग पीरियड के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस की नीड पूरी कर सकती है? या तो इक्विटी शेयर बेच के। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं बेटा? कंपनी के एक्चुअल ओनर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम डिस्कस कर चुके। ऐसे कोई भी शेयर होल्डर जिनको किसी चीज में प्रायोरिटी, कुछ प्राथमिकता दी जाती है बेटा। किस प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं बेटा? उनको डिविडेंड मिलता है। एक तो बेटा उनको रेट ऑफ डिविडेंड क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। और डिविडेंड बेटा उन्होंने इक्विटी से क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे पहले मिलता है बेटा, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया जाता है। और जब कंपनी बंद होती है तो बंद होने के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रुपया इक्विटी से पहले रिटर्न या वापस किया जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके। प्रेफरेंस शेयर 8 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से वो आपको पता है? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी बेटा। तो टोटल मिला के इसके यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसने प्रेफरेंस शेयर परचेज किए उसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी से पहले मिलता है और कंपनी के वाइंडिंग अप पे उनका रुपया वापिस पहले दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसने कंपनी के, मान लो सपोज करो ये थी हमारी कंपनी बेटा, और जिसने कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, मान लो सपोज करो ये था राम, जिसने इस कंपनी के कुल मिला के 10 रुपीज का एक शेयर था बेटा, वो उसने परचेज किया है। कुल मिला के 100 शेयर परचेज कर लिए। तो उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया बेटा? 1000। तो 1000 जिसने रुपया इन्वेस्ट किया, इसके बदले में कंपनी इसको एक सर्टिफिकेट दे देगी। उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर। कि भी आपने इतने हमारे कंपनी के शेयर ले रखे हैं। और जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए वो क्या कहलाता है बेटा? कंपनी का शेयर होल्डर। अब हमने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो हमारे को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी से पहले मिलेगा और यहाँ पे वाइंडिंग अप पे रुपए भी हमारे को इक्विटी से पहले मिलेंगे। लेकिन हर चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज क्या होंगी?
जिसने प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दे हैव नो वोटिंग राइट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी और मीटिंग ऑफ ए मैनेजमेंट। तो बेटा उसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ हमारे क्या थे डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एडवांटेज टू इन्वेस्टर फॉर परचेज ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर। हमने मान लो इस कंपनी को रुपए देके उसे कुछ शेयर परचेज किए हैं, वो कौन से परचेज किए बेटा प्रेफरेंस शेयर। तो हमारे को इस राम को क्या एडवांटेज होगा उस कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करने से या उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेज करने से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा रेगुलर इनकम होगी। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा डिविडेंड की रेट क्या होती है बेटा फिक्स होती है ड्यू टू फिक्स्ड डिविडेंड रेट। उसकी रेट फिक्स है तो एक फिक्स्ड या रेगुलर इनकम उसने उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लेने से मिलेगी। ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द रेगुलर इनकम बेटा। सेकंड क्या बेटा प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी के बंद होने के टाइम पे भी उनको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि कंपनी बंद होगी तो जो रुपया इसने इन्वेस्ट किया था ये रुपया उनको इक्विटी से पहले मिलता बेटा। थर्ड एडवांटेज क्या बेटा पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये एक प्रकार के शेयर होल्डर को ही मिलता बेटा। कंपनी के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप होते हैं। अगर उनमें से अगर किसी ने पार्टिसिपेटरी अगर प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं तो उन्होंने जितना प्रॉफिट होगा, मान लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख, इसमें से फिक्स रेट से डिविडेंड दे देंगे मान लो यहाँ पे हम किसको बेटा प्रेफरेंस शेयर को। बाकी प्रॉफिट बच के 90,000, इसमें से अब डिविडेंड किसको देंगे बेटा मान लो इक्विटी को। सपोज करो 50,000 दे दिया हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड। तो इक्विटी को देने के बाद अगर रिमेनिंग प्रॉफिट का भी कुछ पार्ट इनको मिलता है तो ऐसे पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी कुछ पार्ट मिलता है। लेकिन बेटा ये 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से केवल एक टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही ये एडवांटेज होता है। किसको? अगर उसने उस कंपनी के पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं तो बेटा। तो इसमें अगर उसने पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर है तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी कुछ पार्ट मिलता है। और वोटिंग राइट इन रिलेटेड रिजोल्यूशन बेटा। अब आप कहोगे जी आपने तो कहा कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो उनको वोट डालने का राइट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टॉपिक क्या बेटा रिलेटेड रिजोल्यूशन बेटा। अगर उनसे रिलेटेड कोई कंपनी में मीटिंग है तो उस मीटिंग में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट डालने का राइट होता है। वोटिंग राइट इन रिलेटेड रिजोल्यूशन बेटा। तो उनसे रिलेट कोई प्रस्ताव मीटिंग में पास किया गया है तो उस प्रस्ताव पे उनको वोट डालने का राइट होता है। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है बेटा, नॉर्मली नहीं होता। तो हमने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, पहले मिलती है। कंपनी के बंद होने के टाइम में पहला रुपया वापिस होगा बेटा। और हमारे पास अगर पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से भी कुछ पार्ट मिले। और हमारे से रिलेटेड हमारे किससे बेटा प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन तो उसमें उनको वोट डालने का राइट होता है। हमने प्रेफरेंस शेयर लिए तो ये हमारे एडवांटेज। हमने प्रेफरेंस शेयर लिए तो क्या डिसएडवांटेज है हमारी, क्या लिमिटेशन है बेटा। सबसे बड़ी लिमिटेशन हम कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो हम उनको वोट डालने का राइट भी नहीं होता। तो क्या क्या लिमिटेशन है इन्वेस्टर को अगर उसने प्रेफरेंस शेयर कंपनी के परचेज किए हैं। अब लिमिटेशन किसको बेटा इन्वेस्टर ने कंपनी में रुपया इन्वेस्ट कर रखा है उसको क्या लिमिटेशन होंगे बेटा। फर्स्ट वन नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अभी आप कहोगे जी उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलता है, अभी भी कह रहा हूं बेटा मिलता है, लेकिन 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से केवल एक प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से पार्ट मिलता है।
वो कौन से शेयर हो? अगर वो पार्टिसिपेटरी शेयर हो तो बेटा। बाकी जो शेयर रहेगा यहाँ पे पार्टिसिपेटरी के अलावा बाकी जितने भी शेयर रहेगा यहाँ पे 7 टाइप के, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई पार्ट प्रॉफिट का नहीं मिलता। सेकंड वन बेटा, नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट वाइंडिंग अप। कंपनी के बंद होने के टाइम पे सारी एसेट को बेच के जो भी रुपया रिलाइज या वसूल होता है उनमें से उनको तो बेटा फिक्स रेट से जितने रुपए लगा रखे हैं वो उनको रुपया वापस दे देंगे। हाँ, ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का रुपया जो उन्होंने लगाया था इक्विटी से पहले वापस करेंगे। लेकिन बाकी अगर बहुत सारा रुपया अगर बच जाता तो उस एक्स्ट्रा रुपए में से कुछ भी रुपए प्रेफरेंस को वापस नहीं मिलते। सारा बचा का बचा सारे रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। बेटा इक्विटी के लिए प्रॉफिट भी है तो रिस्क भी होता है। बाई चांस इक्विटी के लिए नहीं बचता तो कुछ भी रुपया इक्विटी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस को तो जितने रुपए लगा रखे हैं वो इक्विटी से पहले मिलते, लेकिन जब कंपनी को एसेट को बेच के बहुत अधिक रुपया बच जाता है, बंद होने के टाइम पे उस बचे हुए रुपए में से भी कोई भी पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्टिविटी। बेटा ये हम पहले डिस्कस कर चुके। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बेटा प्रेफरेंस शेयर परचेज करने का, कि उनको मैनेजमेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। और जो मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उनको वोट डालने का राइट भी नहीं होता। लास्ट ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर अगर हमने परचेज किए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगी, इक्विटी से पहले मिलेगी। लेकिन बाई चांस उनको अगर कंपनी डिविडेंड ना दे तो उसके अगेंस्ट वो डिविडेंड लेने के लिए कोई भी उनके पास कानूनी अधिकार नहीं होता, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। नॉर्मली उनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी से पहले मिलता है। बाई चांस किसी सर्कमस्टांसेस में कंपनी उनको ना दे तो उनको वो डिविडेंड लेने का कोई लीगल अधिकार नहीं होता। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा एडवांटेज टू इन्वेस्टर। हमने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिए तो हमारे क्या फायदा है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलती है, पर इक्विटी से पहले मिलता है, बंद होने के टाइम पे रुपया हमारे को पहले मिलेगा। अगर पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कुछ पार्ट मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन है तो उसी सिचुएशन में उनको वोट डालने का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर जिसने परचेज किए तो उसके लिए लिमिटेशन क्या बेटा, एक पार्टिसिपेटरी को छोड़ के बाकी जो 7 टाइप के प्रेफरेंस शेयर बच गए उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं मिलता। और कंपनी के बंद होने के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा सरप्लस रुपया बचता है तो उसमें से कोई पार्ट नहीं मिलता। और मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और नॉर्मली वो अपना डिविडेंड प्राप्त करने के लिए कोई लीगल राइट नहीं होता बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्या एडवांटेज हैं कंपनी को अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के कंपनी को क्या एडवांटेज हैं। जो इन्वेस्टर के ड्रॉबैक होंगे बेटा वो कंपनी की क्या हो जाएंगे बेटा, एडवांटेज हो जाएंगे। एक तो बेटा वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये एडवांटेज सबसे बड़ा कंपनी का होगा बेटा। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट एक्टिविटी। भाई उनको रुपया लिया फिक्स रेट से डिविडेंड दे रहे हैं तो तुम अपने घर रहोगे, तो वो रोज रोज डे बाय डे मैनेजमेंट एक्टिविटी में आके हीरो नहीं बन सकते। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी को क्या है, उनसे रुपया लिया किन से बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, वो कंपनी के अंदर आके मैनेजरियल एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ज्यादा व्यक्ति इंटरफेयर करते हैं तो मैनेजमेंट का डिसीजन सही नहीं होते, डिले होती, लेकिन वो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कंपनी का बिजनेस स्मूथली रन करेगा। तो पहला एडवांटेज क्या बेटा कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से उनसे रुपया ले लिया, डिविडेंड देंगे फिक्स रेट से, लेकिन वो रोज रोज कंपनी में आके
दखल नहीं देंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। सेकंड क्या बेटा, लेस बर्डन ऑन कंपनी, क्योंकि इनको बेटा डिविडेंड देते हैं फिक्स रेट से। भाई फिक्स रेट से डिविडेंड दिया, बात खत्म हुई। उसके बाद जितना भी डिविडेंड बच जाता है बेटा, वो डिविडेंड किसके लिए बचता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि हमारे को अधिक रेट से डिविडेंड मिले, क्योंकि सबसे लास्ट में मिला तो फालतू मिले, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं होता, बिकॉज ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट मोर रेट ऑफ डिविडेंड। तो थर्ड क्या एडवांटेज बेटा कंपनी को, नो नीड टू मॉर्गेज और सिक्योरिटी। अब नॉर्मली मान लो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते, तो लोन कंपनी को बैंक तभी देता जब उसके बदले में कोई ना कोई एसेट बैंक के पास हम गिरवी रखते एज ए सिक्योरिटी। लेकिन ये कंपनी के ओनर होते, तो इनसे रुपया लिया तो उसके बदले में कोई भी एसेट कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज ए सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती। नॉर्मली बेटा अगर हम कार लोन लेंगे बैंक से, तो कार की आरसी, कार के डॉक्यूमेंट बैंक को देने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी। गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड हमने बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन अब हम कंपनी के शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर से रुपया लेते हैं, तो उसके बदले में कंपनी ने कोई भी एसेट उनके पास गिरवी रखने की जरूरत या नीड नहीं होती। बिना कोई एसेट गिरवी रखे उनसे कंपनी रुपया उठा लेती है। फोर्थ क्या एडवांटेज बेटा, रिसीव्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी के अंदर 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं बेटा। एक कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे कन्वर्टेबल, सेकंड नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, रिडीमेबल, और एक हमारा क्या था यहाँ पे नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल शेयर होल्डर क्या होते हैं, जिसका रुपया कंपनी अपने लाइफ टाइम में वापिस कर दे बेटा। एक इसके अंदर होता है कम्युनिटिव और यहाँ पे नॉन कम्युनिटिव। कम्युनिटिव का यहाँ पे रुपया 1 साल लॉस है तो वो अगले साल जुड़ के मिल जाता है, जबकि नॉन कम्युनिटिव में ऐसा नहीं होता बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स 8 होते हैं। कन्वर्टेबल जिसको इक्विटी में कन्वर्ट करके, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल शेयर क्या होते हैं, जिसका रुपया कंपनी ने एक निश्चित टाइम के बाद वापस करना पड़ता है। तो बेटा इसके रिडीमेबल के अलावा बाकी जो भी शेयर होल्डर से कंपनी ने रुपया उठाया, उनका रुपया कंपनी केवल रिटर्न करेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इसलिए बेटा इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी 7 शेयर होल्डर से जो रुपया लिया, उस रुपए का यूज कंपनी लंबे टाइम के लिए परमानेंट यूज कर सकती है। तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल की प्राप्ति हो जाती है, वापिस रुपया लाइफ टाइम में नहीं करना पड़ता, एक टाइप के प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के। 5वां क्या बेटा, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये रिडीमेबल थे, जब चाहे मान लो हमारा शेयर होल्डर थे, यहाँ पे 10 लाख रुपए कैपिटल थी, अगर हमारा कैपिटल का बर्डन ज्यादा है तो हम उनका रुपया वापस कर देंगे, 4 लाख का रिटर्न कर दिया, तो कैपिटल कितनी लगेगा यहाँ पे 6 लाख की। जब चाहे हमने शेयर और इशू कर दिए 2 लाख के, तो प्रेफरेंस यहाँ पे रिडीमेबल शेयर वाला रुपया जब चाहे रिटर्न कर सकते हैं, जब चाहे नए शेयर इशू करेंगे। तो ऐसे करके हमारी कैपिटल वही फिक्स नहीं रहेगी, वो ऊपर नीचे हो सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए तो बोला उनके रिटर्न कर दो भाई, पैसे कम हैं तो नए शेयर इशू करके रुपए ले लो भाई। तो इससे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबल होता है। और क्या एडवांटेज है कंपनी को, बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है, उन्होंने कंपनी के एक्चुअल ओनर ने रुपया लगाया, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर बेच के उनसे रुपया ले लिया बेटा।
अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे। कंपनी को अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रॉफिट है तो उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद जितना भी सारा प्रॉफिट बच गया वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो ये एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। अब तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर बेच के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ इसको लिमिटेशन भी होती है बेटा। जो इसके एडवांटेज हैं वो कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे बेटा? यहाँ पे लिमिटेशन। एक तो क्या था बेटा? यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए क्या बन जाएगा बेटा? फिक्स बर्डन। हाँ, ये जरूरी है बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड शॉर्ट होती है लेकिन देना तो पड़ेगा। अगर कॉम्युलेटिव है तो किसी साल लॉस है तो वो अगले साल ऐड करके पे करना पड़ता है। तो कंपनी ने फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही देना होगा, तो ये कंपनी के ऊपर फिक्स बर्डन होता है, तो कंपनी के लिए लिमिटेशन होती है। सेकंड क्या बेटा? डिससैटिस्फैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बेटा। कई बार इक्विटी शेयर होल्डर वहां पे सेटिस्फाई नहीं होते। भैया हम कंपनी के एक्चुअल ओनर और बाय चांस कंपनी में प्रॉफिट शॉर्ट लेवल पे हैं, स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉफिट हैं, तो प्रॉफिट किसको देंगे बेटा? पहले फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और उनके लिए प्रॉफिट नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होते। इक्विटी को बेटा बेनिफिट भी है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत अधिक लार्ज स्केल पे है तो उनको तो फिक्स रेट से डिविडेंड देके बाकी सारा प्रॉफिट इक्विटी के लिए बचता है। लेकिन बाय चांस प्रॉफिट किसी ईयर लार्ज स्केल की बजाय स्मॉल लेवल पे हुए, थोड़े प्रॉफिट हुए, तो पहले किसको हमने पे डिविडेंड दिया बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर उनके लिए कोई भी डिविडेंड नहीं बचा तो वो खुश या सेटिस्फाई नहीं होते। लास्ट ड्रॉबैक क्या बेटा? कंपनी को नो टैक्स एडवांटेज। कंपनी को कोई टैक्स एडवांटेज नहीं होता। कैसे बेटा? क्योंकि उनको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा। दो पार्ट लेते हैं, मान लो कंपनी के एक तो प्रॉफिट थे यहाँ पे 1 लाख रुपीज, इसने कोई लोन नहीं लिया। दूसरे बंदे ने आपके प्रॉफिट थे 1 लाख, उसने लोन लिया बेटा यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% की रेट से इस लोन पे बी कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पे? 20,000। लेकिन इस ए कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया तो उसके प्रॉफिट रह गए वो 1 लाख, इसके रह गए 80,000। अब अगर टैक्स की रेट मान लो सपोज करो यहाँ पे है टैक्स की रेट 10%, तो इसने तो 1 लाख पे 10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। इसने टैक्स देना पड़ेगा 80,000 के ऊपर केवल 8,000। तो जो कंपनी यहाँ पे लोन लेती है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट देंगे वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। जितने एक्सपेंस ज्यादा तो उतने प्रॉफिट हमारे कम, प्रॉफिट कम तो हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक यहाँ पे क्या है? नो टैक्स एडवांटेज। अब ये जो प्रॉफिट बच के टैक्स देने का 90,000, इसमें बच के यहाँ पे 72,000। अब इनमें से हम क्या लेते हैं यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड, मान लो वो था 30,000, तो प्रॉफिट कितने उसके? रिमेनिंग 42 और यहाँ पे 60। तो ये प्रॉफिट किसके लिए? यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर प्रॉफिट कम है तो उनके लिए प्रॉफिट कम बचता है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट क्या बचता है बेटा? ज्यादा। तो ज्यादा प्रॉफिट में इक्विटी शेयर होल्डर को होता है बेनिफिट, लेकिन प्रॉफिट अगर किसी ईयर कम है तो उस टाइम पे वो इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन यहाँ पे टॉपिक हम क्या डिस्कस करें? यहाँ पे नो टैक्स एडवांटेज, क्योंकि टैक्स देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं फिक्स रेट से। तो डिविडेंड देने से कोई टैक्स का फायदा नहीं होता बेटा। तो हमने आज टॉपिक किया बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू करने से जिसने प्रेफरेंस शेयर परचेज किए उसको क्या क्या एडवांटेज है? फिक्स रेट से डिविडेंड, वो कंपनी के बंद होने के टाइम पे उनको रुपया पहले रिटर्न, और पार्टिसिपेटरी शेयर तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्ट मिलता है, उनसे रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन है तो उसमें उनको वोट डालने का राइट होता है। क्या लिमिटेशन है बेटा? उन्हें प्रेफरेंस शेयर परचेज किए तो
हमारे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्ट नहीं मिलता एक्सेप्ट पार्टिसिपेटरी शेयर को छोड़ के। और हमारे को एक्स्ट्रा जहां पे वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर सरप्लस में से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कैपिटल का नहीं मिलता। मैनेजमेंट एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और डिविडेंड लेने के लिए कोई हमारा लीगल राइट नहीं होता। अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो कंपनी को क्या एडवांटेज है? एक तो वो कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो इंटरफेयर उनका कम होता है बेटा। एक कंपनी के वो उनको फिक्स रेट से देते हैं डिविडेंड लेकिन कोई ज्यादा सा बर्डन नहीं होता। थर्ड क्या बेटा, कोई एसेट उनसे रुपया लिया तो कोई एसेट उनका एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखने की नीड नहीं होती और उनसे एक परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। वो रुपया कंपनी नॉर्मली वाइंडिंग अप के टाइम पे ही उनका रुपया रिटर्न करती है। इस अदरवाइज पूरे जिंदगी भर उसका रुपया परमानेंटली यूज करती है एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़ के। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो कंपनी जब चाहे उनका रुपया रिडीम यानी रिटर्न कर दे, जब चाहे नए शेयर बेच के रुपया ले ले। तो कैपिटल ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल होती रहती है। और जब कंपनी को अधिक लार्ज स्केल पे प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो क्या लिमिटेशन है? एक तो बेटा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है तो फिक्स बर्डन कंपनी पे होता है। कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलती क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं बेटा वो टैक्स घटाने के बाद के प्रॉफिट पे देते हैं। डिविडेंड कंपनी के लिए एक्सपेंस नहीं होता और इससे कई बार अगर प्रॉफिट स्मॉल स्केल पे थोड़े हैं छोटे हैं तो सारा प्रॉफिट पहले दे दिया फिक्स रेट से प्रेफरेंस को, तो उनके लिए अगर कुछ नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होते। थैंक यू बेटा।